इनिशियल पर। तो बच्चों जैसा कि आप देख सकते हो ये है हमारा चैप्टर 4 यानी कि क्लास 7 साइंस की न्यू बुक क्यूरियोसिटी की चैप्टर 4 द वर्ल्ड ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था इसके इंट्रोडक्शन पार्ट को और साथ में जो प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल की फर्स्ट प्रॉपर्टी थी मेलिएबिलिटी, ये हमने डिस्कशन किया था। अब आज मैं बताने वाली हूँ सेकेंड प्रॉपर्टी के बारे में यानी कि ये प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी। तो सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट किया गया है, वेयर डू यू फाइंड द यूज ऑफ मेटल वायर्स। ठीक है, ये पूछा गया है कि मेटल वायर्स का यूज आप कहाँ करते हो। You might have seen wires of metals like copper or aluminium in electrical fittings। ठीक है, जहाँ पे कोई इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस हो, कोई गैजेट्स हो, या हम अपने घर में जो बल्ब एंड फैन देखते हैं किस तरीके से वो कनेक्टेड है, तो वहाँ कॉपर या एल्यूमिनियम के वायर्स हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, सम ऑर्नामेंट्स लाइक बैंगल्स, नेकलेस, इयररिंग्स एक्सेट्रा आर ऑल्सो मेड फ्रॉम मेटालिक वायर्स। और आपने देखा होगा जो ज्वेलरीज होती है, ज्वेलरी में कुछ डिजाइनिंग होती है या नेकलेस वगैरह अगर जब बनाए जाते हैं तो उसमें भी कुछ मेटालिक वायर यूज किए जाते हैं। मेटल वायर्स प्ले इंपॉर्टेंट फंक्शंस इन अ वैरायटी ऑफ स्ट्रिंग्ड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स सच एज वीणा, सितार, वायलिन और गिटार। ठीक है, तो ये भी बताया गया है बहुत सारे स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं उसमें भी मेटल वायर्स होते हैं, मेटल के स्ट्रिंग होते हैं, जैसा कि आपने गिटार में देखा होगा। ठीक है, गिटार में जो स्ट्रिंग्स है 6 स्ट्रिंग्स होते हैं, ये सब मेटल से बने होते हैं। ओके, सो दिस प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स बाय विच दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। तो डक्टिलिटी क्या है? एक ऐसी प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है जिसके वजह से कोई भी चीज को वायर्स में अगर हम चेंज कर दें, ठीक है, जो वायर्स में इजीली चेंज हो सकते हैं, उस प्रॉपर्टी को हम कहेंगे डक्टिलिटी। ओके, दिस प्रॉपर्टी ऑफ डक्टिलिटी इज मेनली पोजेस्ड बाय मेटल्स। अब मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हमने थोड़ा बहुत कल डिस्कशन किया था। मेटल्स और नॉन मेटल्स क्या है? मटेरियल्स के क्लासिफिकेशन है। हमारे आसपास जितने भी मटेरियल्स दिखाई देते हैं ना, उसके दो टाइप्स होंगे, मेटल्स और दूसरा नॉन मेटल्स। मेटल्स में हमने क्या देखा था कि मेटल्स जो होते हैं वो लस्ट्रस होते हैं, ठीक है, उनमें शाइनिंग होती है। उसके बाद हमने देखा था वो मेलिएबल होते हैं। मेलिएबल का मतलब क्या है कि वो शीट्स में बदले जा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज नॉन मेटल्स जो है वो शाइनी नहीं होते हैं, नॉन मेलिएबल होते हैं। अब हम डक्टिलिटी के बारे में देखेंगे। ओके, अब देखो ये बच्ची क्या कहती है, गोल्ड इज सो डक्टाइल दैट 1 ग्राम ऑफ इट कैन बी ड्रॉन इनटू अ 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर। आप इमेजिन कर सकते हो इस सिचुएशन को, मतलब 1 ग्राम ऑफ गोल्ड, 1 ग्राम ऑफ गोल्ड जो काफी छोटी सी पीस होगी, उसे हम 2 किलोमीटर वायर्स तक स्ट्रेच कर सकते हैं, 2 किलोमीटर वायर्स में उसे चेंज कर सकते हैं। ओके, द डक्टाइल नेचर ऑफ मेटल्स एनेबल्स फॉर द क्रिएशन ऑफ दिस टी स्ट्रेनर विथ मेटल वायर। आपने टी स्ट्रेनर देखा होगा, वो जो मेटालिक वाली टी स्ट्रेनर होती है उसमें जो नेट उसकी बनी रहती है, ठीक है, वो भी किससे बनी होती है? मेटल के वायर से बनी होती है। कितनी पतली उसकी वायर्स होती है, उनकी स्ट्रिंग्स होती है। ओके, तो ये सारी प्रॉपर्टी क्या है? डक्टिलिटी है। चलो आगे बढ़ते हैं। हैव यू एवर सीन वायर्स मेड ऑफ कोल और सल्फर? अब क्या आपने कभी कोल या सल्फर का वायर देखा है? कभी भी देखा है? नहीं, बिल्कुल नहीं देखा, ऑब्वियसली नॉट। वी कैन से दैट कोल एंड सल्फर आर नॉट डक्टाइल। इसका मतलब यही हुआ कि जो कोल और सल्फर है इसके वायर्स हमने कभी इसीलिए नहीं देखा क्योंकि इनके वायर्स बन नहीं सकते। वाई? बिकॉज कोल और सल्फर जो है वो नॉन डक्टाइल है। ओके, डू यू नो दैट रोप्स मेड अप ऑफ स्टील, अ मिक्सचर ऑफ आयरन, कार्बन, वायर्स कैन सपोर्ट हैवी लोड्स। अब देखो यहाँ से ये जो डी पर से आपको कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है। सबसे पहले स्टील क्या है? स्टील एक मिक्सचर होता है आयरन और कार्बन का। ठीक है, आयरन क्या है? आयरन मेटल है, और कार्बन क्या है? कार्बन एक नॉन मेटल है। तो अब अच्छे से याद रखोगे कि स्टील किससे बनता है? आयरन और कार्बन से बनता है। ठीक है, अब ये पूछा जा रहा है कि क्या जो स्टील के रोप्स होते हैं, स्टील के स्ट्रिंग्स होते हैं, क्या वो हैवी लोड्स को बेयर कर सकते हैं? यस, वो हैवी लोड्स को बेयर कर सकते हैं। ओके, दे आर यूज्ड इन सस्पेंशन ब्रिजेस एंड इन क्रेन्स टू लिफ्ट हैवी ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ये जो वायर्स हैं, जिस तरह से ये ब्रिज बनाए गए हैं, ठीक है, जो इसका सपोर्ट दिया गया है, जिस तरह से इस पूरे ब्रिज को होल्ड कर कर रखा गया है, ठीक है, सस्पेंड कर कर रखा गया है, तो ये किसके हेल्प से हो रही है? ये स्टील के वायर्स के हेल्प से हो रही है। ओके, चलो आगे बढ़ती हूँ। अब मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सोनोरिटी। अब ये सोनोरिटी क्या है? सोनोरिटी का मतलब ये हुआ कि किसी भी चीज को अगर आप हिट करते हो,
ठीक है, तो उससे साउंड आती है। साउंड तो सभी चीजों से आती है, अगर मैं किसी टेबल को हिट करूं, ठीक है, तो भी साउंड आएगी, अगर मैं किसी अपने पेन को हिट करूं तो भी साउंड आएगी। लेकिन ये सोनोरिटी क्या है, ये एक स्पेशल साउंड है जिससे हम क्या कहते हैं, जिससे हम कहते हैं रिंगिंग साउंड। ठीक है, जिसे हम रिंगिंग साउंड कहेंगे। जैसे मंदिरों में जाकर जब हम घंटियां बजाते हैं तो जो साउंड आती है ना, उसे रिंगिंग साउंड कहेंगे। स्कूल की बेल जब रिंग होती है तो वो जो रिंगिंग साउंड आती है ना, उसे हम सोनोरिटी कहते हैं। ओके, so have you ever noticed that sound produced when a metal spoon or a metal plate or a metal coin is dropped on the floor? आपने जरूर ऐसा एक्सपीरियंस किया होगा, किसी मेटल स्पून को अगर हम स्ट्राइक करें, मेटल अगर प्लेट्स हमारे गिर जाते हैं जमीन पर, तो किस तरह का साउंड आता है। हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द साउंड प्रोड्यूस्ड व्हेन अ पीस ऑफ कोल और वुड इज ड्रॉप्ड ऑन द फ्लोर। और सेम टाइम में अगर आप किसी वुड या तो कोल को ड्रॉप कर कर देखोगे तो क्या उस तरह की रिंगिंग साउंड आएगी? साउंड जरूर होगी बट नॉट रिंगिंग साउंड। ओके, सो यहाँ पे देखो ये पर्सन क्या कहते हैं, आई यूज द डिफरेंस इन द साउंड विथ माई स्टिक हिट्स वुड और मेटल टू हेल्प फाइंड माई वे। अब देखो ये जो पर्सन है, ही इज अ ब्लाइंड मैन, ठीक है, इसे कुछ दिखाई नहीं देता है, तो ये अपने स्टिक से सब्सटेंसेस को हिट कर कर जिस तरह की साउंड प्रोड्यूस होती है उसे ये एनालाइज करते हैं, उसे ये पता लगाते हैं कि ये सामने जो है वो कोई मेटल का सामान है या वुड का सामान है, ओके, या तो कुछ और है। ओके, तो चलो अब सोनोरिटी के बारे में हम समझते हैं इस एक्टिविटी से। सो लेट्स इन्वेस्टिगेट। क्वेश्चन, सबसे पहले आपको यहाँ पे सावधान कर दिया जा रहा है, बी केयरफुल वाइल ड्रॉपिंग द ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, कहीं ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्ट्स टूट जाएं और आपको घर पे पिटाई हो जाए। चलो आगे बढ़ती हूँ अब मैं। टेक अ फ्यू ऑब्जेक्ट सच एज मेटल स्पून, अ कॉइन, अ पीस ऑफ कोल एंड अ ब्लॉक ऑफ वुड। तो हमें क्या लेना है, ध्यान से देख लो, हमें एक स्पून लेना है, कॉइन लेनी है, कोल लेना है और ब्लॉक ऑफ वुड यानी कि सिंपली एक वुड लेना है। ओके, ड्रॉप देम वन बाय वन फ्रॉम सर्टेन हाइट। ठीक है, एक पर्टिकुलर हाइट से आप इन सारे सब्सटेंसेस को एक एक कर कर नीचे गिराओ। डू यू नोटिस एनी डिफरेंस इन द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय दीज ऑब्जेक्ट्स? और क्या इन सब की साउंड जो होगी वो एक टाइप की होगी या तो फिर अलग अलग टाइप के साउंड्स आ रहे होंगे? You would observe that metal spoon and metal coin produce a ringing sound। ठीक है, मेटल स्पून और मेटल कॉइन को जब आप नीचे गिराते हो तो उससे रिंगिंग साउंड आती है। वहीं जब आप कोल या वुड को गिराओगे तो डल साउंड्स आएंगे, मतलब साउंड जरूर आएगा बट इट इज नॉट रिंगिंग साउंड। ओके, सो दिस प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल दैट एनेबल्स देम टू प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड इज कॉल्ड सोनोरिटी। तो जो भी मैं हाईलाइट कर रही हूँ ना, ये आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज इसे अच्छे से देख लो, अच्छे से समझ लो, लर्न कर लो और नोट डाउन भी जरूर करना। तो अब देखो क्या है सोनोरिटी, क्या है, ये एक ऐसी प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स है जिसकी वजह से ये एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस कर सकती है। एंड मेटल्स आर सेड टू बी सोनोरस, मेटल्स को हम सोनोरस इन नेचर कहते हैं। ओके, नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पे ये जो डांसर्स पैरों में घुंघरू पहनते हैं, ठीक है, जो पायल पहनते हैं, वो जो जिस मटेरियल से बना होता है ना, दे आर ऑल्सो ऑफ मेटल्स। ओके, सो द रिंगिंग साउंड ऑफ माई घुंघरूज इज ऑल्सो ड्यू टू द सोनोरिटी ऑफ मेटल्स। ठीक है, तो क्योंकि ये मेटल से बने हुए हैं इसलिए ये सोनोरस साउंड आती है। ओके, नाउ आई अंडरस्टैंड, अब बच्ची क्या कह रही है, नाउ आई अंडरस्टैंड द रिंगिंग साउंड ऑफ द स्कूल बेल इज ड्यू टू द सोनोरिटी ऑफ द मेटल्स। ठीक है, अब ये जो रिंगिंग साउंड है स्कूल बेल की, ये सोनोरिटी ऑफ मेटल्स की वजह से, यानी कि प्रॉपर्टी क्या है, सोनोरिटी। ओके, चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी जो आज की है वो है कंडक्शन ऑफ हीट। ठीक है, कंडक्शन का मतलब क्या होना, कंडक्ट करना, मतलब सिंपल लैंग्वेज में कहो फ्लो करना। ठीक है, Have you ever observed that the vessels used for cooking in the kitchen? आपने जरूर किचन में जाकर देखा होगा किस तरह के वेसल्स पे खाना पकाए जाते हैं। ओके, You might have noticed that the vessels used for heating are made up of metals। अब देखो दो तरह के कंटेनर्स आप किचन में देखे होंगे। ऐसे कुछ कंटेनर्स होते हैं जिसे हम गैस पे चढ़ाते हैं, यानी कि जिसे हम हीट करते हैं, ठीक है, जिस पर हम कुक करते हैं सिंपली। और दूसरे हमारे कंटेनर्स क्या होते हैं जिसपे हम खाते हैं। ओके, जब हमारे प्लेट्स हो गए, स्पून है, या जो क्रॉकरी की और आइटम्स होती है उस पे हम क्या कहते हैं, खाते हैं। ओके, तो ये दोनों ना अलग अलग मटेरियल्स की बनी होती है। ये जो क्रॉकरी होती है, क्या उसे आप कभी देखा है आपने गैस में चढ़ा हुआ? ठीक है, कभी देखा है कि क्रॉकरी जो है हमारे घर की, जिसपे जो प्लेट्स है या जिस भी मटेरियल के प्लेट्स या बाउल बने होते हैं, उस मटेरियल को अगर हम लोग गैस पे चढ़ा दे तो क्या होगा, उससे फूड कुक होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये कंडक्ट नहीं करते हैं, हीट को कंडक्ट ही नहीं करेंगे। ओके, लेकिन
ऐसे बर्तन हमारे घर में जो होते हैं जिस पे गैस को टोप कर चढ़ाकर हम उस पे खाना बनाते हैं, तो वो ऐसे मटेरियल के बने होते हैं जिनसे वो हीट हो जाए और खाना प्रिपेयर हो जाए। ओके, कैन यू नेम सम ऑफ द मेटल्स दैट आर यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग वेसल्स? ओके, कुछ कुकिंग वेसल्स के एग्जांपल आप बता सकते हो जिस मटेरियल से वो बना है। ओके, सही बताया आपने। क्या है वो मेटल का नाम, क्या है उस मटेरियल का नाम? स्टील। ओके, एल्यूमिनियम, इन सारी चीजों से हमारे घर की बर्तन बनती है। चलो, डू यू नो वाई दीज मेटल्स आर यूज फॉर दिस पर्पज? अब इन सारे मेटल्स को ही क्यों यूज किया जाता है, किसी दूसरे मटेरियल को क्यों यूज नहीं किया जाता है? सो अगेन लेट अस अंडरस्टैंड दिस बाय एन एक्टिविटी. So this activity must be performed under the supervision of your teacher or an adult. Be careful while handling cold water. ठीक है, तो अब फिर से आपको सावधान कर दिया जा रहा है एक एक्टिविटी करने से पहले, क्योंकि यहाँ पे हॉट वाटर के साथ हमें एक्टिविटी करनी है तो थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी। चलो, अब एक्टिविटी क्या है? सबसे पहला स्टेप है हमारा प्लेस अ ग्लास टम्बलर ऑन अ टेबल। तो हमें एक ग्लास टम्बलर लेनी है, उस पे हॉट वाटर डालना है। टेक अ मेटल स्पून एंड अ वुडन स्पून ऑफ ऑलमोस्ट सेम साइज एंड थिकनेस। आप देख सकते हो इस पिक्चर में, एक मेटल स्पून हमने लिया और एक वुडन स्पून लिया और सेम साइज के वो दोनों हैं, सेम शेप के भी हैं, सेम थिकनेस के भी हैं। ओके, immerse both of the spoons simultaneously into hot water and leave them undisturbed for few minutes. कुछ देर के लिए उन्हें डालकर छोड़ दो। Now carefully touch the upper end of each spoon, मतलब ये वाले पोर्शन को टच करो दोनों स्पून्स के। ठीक है, क्या ऑब्जर्व करोगे आप? वेरी गुड, आप ये ऑब्जर्व करोगे कि ये जो मेटल स्पून है ये हॉट हो गया होगा, ये गर्म हो गया होगा, लेकिन क्या वुडन स्पून गर्म हुआ होगा? नो, नॉट एट ऑल। तो सम डिस्कशन पॉइंट्स क्या है? विच ऑफ द टू स्पून गेट्स हॉटर? कौन हॉटर होगा? तो ऑब्वियसली जो स्टील की स्पून होगी या कहो जो मेटल की स्पून है वो हॉटर होगा। Why? What does this experiment tell us about the transfer of heat along the two spoons? अब इस एक्सपेरिमेंट में हम ये सीखने वाले हैं कि ट्रांसफर ऑफ हीट कैसे हो रही है ये दोनों स्पून्स में। You may have noticed that the metal spoon is hotter to touch than the wooden spoon. अब जो metal spoon है वो hotter touch करेगा than the wooden spoon, even though both spoons are immersed in the water of the same temperature and for the same time. ठीक है, तो इस दोनों में अलग अलग अमाउंट ऑफ हीटनेस क्यों हो रही है? क्या इसका रीजन हो सकता है? ऑल्दो हमने तो इसमें सेम वार्म वाटर डाला था, सेम गर्म पानी डाला था, दोनों की थिकनेस भी सेम है, सेम टाइम के लिए डालकर रखा था, फिर भी ये भेदभाव क्यों हो रही है इन दोनों के साथ? तो रीजन ये है, दिस शोज दैट द हीट ट्रांसफर थ्रू द मेटल स्पून, मेटल स्पून से हीट की ट्रांसफर होती है, मेकिंग इट हॉटर। इन कॉन्ट्रास्ट और उसके ऑपोजिट में क्या है? वुडन स्पून ट्रांसफर्स हीट पुअरली, और वुडन स्पून जो है वो हीट ट्रांसफर बहुत ही कम करता है। ओके, सो इन सच केसेस द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ऑफ अ मटेरियल इज कॉल्ड कंडक्शन। ठीक है, तो कंडक्शन क्या है? The transfer of heat from one point to another of a material या कहो from hotter end to the colder end of the material is called conduction। और ऐसे materials जिनमें conduction होती है, ऐसे materials that transfer heat are called conductors। Okay, so the materials that transfer heat are called conductors। तो hope आपको ये conduction word और conductor word अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर पूछ सकते हो। चलो आगे बढ़ती हूँ मैं। Based on the observations, one can say that metals are good conductors of heat, whereas wood is a poor conductor of heat। ये भी important line है कि ये जो एक्टिविटी हमने किया इससे हमें ये पता चलता है कि metals जो है वो good conductor of heat है और wood जो है वो poor conductor of heat है। Now we can understand why mostly metal vessels are used for cooking। अब आपको आंसर मिल गया ना कि मोस्टली जो मेटल वेसल्स हैं वो कुकिंग पे क्यों यूज की जाती है। ठीक है, एंड देयर हैंडल्स आर मेड अप ऑफ वुड, और उनके हैंडल्स जो होते हैं, आपने कोई पैन देखा होगा, ठीक है, तो ये जो कुकिंग वेसल है ये तो मेटल का बना है, लेकिन इसके हैंडल्स जो होते हैं ना वो इंसुलेटर्स के बने होते हैं, मतलब या तो वो वुड का होता है या तो वो प्लास्टिक के हो सकते हैं, फाइबर्स के हो सकते हैं। ठीक है, ताकि ये पोर्शन गर्म हो जाए और इसमें जो भी हमने रखा है वो कुक हो जाए, और ये पोर्शन गर्म नहीं हो, जो हैंडल है वो गर्म नहीं हो। क्यों गर्म नहीं हो? क्योंकि हमें उसे होल्ड करना पड़ता है, पकड़ना पड़ता है। ओके, नाउ
यहाँ पे यही बताया गया है, वी कैन अंडरस्टैंड नाउ वाई मोस्टली मेटल वेसल्स आर यूज्ड फॉर कुकिंग एंड देयर हैंडल्स आर मेड विथ वुड और अदर मटेरियल्स दैट डू नॉट कंडक्ट electricity, heat. You will learn more about this in the chapter heat transfer in nature. अब जो next आगे की chapter होगी heat transfer in nature, उसके बारे में हम next पढ़ेंगे. ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है दिस इज कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो कंडक्शन का मतलब तो हमने देख लिया. कंडक्शन का मतलब क्या होता है, एक ही मटेरियल में किसी एनर्जी का ट्रांसफर होना. जैसे अभी हमने हीट एनर्जी के बारे में देखा, अब यहाँ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में देखेंगे, यानी कि करंट के बारे में देखेंगे कि किस में करंट फ्लो हो रही है और किस में नहीं. हैव यू एवर सीन एन इलेक्ट्रिशियन यूजिंग स्क्रू ड्राइवर? आपने देखा है स्क्रू ड्राइवर, ठीक है. तो उस स्क्रू ड्राइवर में क्या होता है, सबसे पहले तो ये जो उसकी फ्रंट पार्ट होती है दैट इज मेड अप ऑफ मेटल, और इसके जो कवर होती है, मतलब कवर का हो या तो जो हैंडल है ये मेटल का नहीं होता है. ओके, सो व्हाट टाइप ऑफ मटेरियल इज यूज्ड फॉर मेकिंग इट्स हैंडल? इसके हैंडल को किस तरीके के मटेरियल से बनाया जाता है? यू मे हैव ऑल्सो नोटिस दैट इलेक्ट्रिशियन वियरिंग रबर ग्लव्स एंड शूज वाइल वर्किंग. ओके, आपने ये भी देखा होगा इलेक्ट्रिशियंस जो होते हैं वो रबर ग्लव्स या शूज पहनते हैं या प्लास्टिक मटेरियल्स कुछ अपने साथ रखते हैं. व्हाट कैन बी द रीजन? क्या है रीजन? रीजन यही है कि अगर वहां पे सब कुछ गुड कंडक्टर्स होगा तो उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक्स लग सकती है, उन्हें करंट लग सकती है. ठीक है, तो चलो अब यहाँ पे एक एक्टिविटी की जा रही है. डिजाइन एन इलेक्ट्रिक सर्किट लाइक अ टेस्टर सर्किट इन द चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी. तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में आपने पढ़ा था ना इलेक्ट्रिक सर्किट कैसे हम डिजाइन करते हैं. ठीक है, तो उस तरीके से आपको एक डिजाइन कर कर रखनी है. You may collect a few objects such as piece of aluminium foil, iron nail, lump of sulfur यानी कि छोटे से सल्फर का पीस एक लेना है, कॉपर वायर ले सकते हो, पीस ऑफ कोल ले सकते हो, ड्राई वुड ले सकते हो, स्टोन, इरेजर मेड अप ऑफ रबर या एक नाइलॉन रोप ले सकते हो. ठीक है, प्रिडिक्ट which of these could make the bulb of the tester glow and which could not. अब देखो सबसे पहले तो मैं बनाती हूँ यहाँ पे एक सर्किट, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा कि यहाँ पे बात क्या हो रही है. देखो ये सर्किट मान लो मैंने यहाँ पे ऐसे बना दिया है. ओके, इसमें क्या क्या बनाया मैंने एक यहाँ पे बना दिया है स्विच. ठीक है, यहाँ पे मैंने रखा है एक सेल या बैटरी और फिर यहाँ पे मैंने एक बल्ब रखा है. ओके, अब मैं क्या करती हूँ इस स्विच को ऑन कर देती हूँ. तो क्योंकि ये पूरे वायर्स हैं चारों तरफ, तो ऑब्वियसली वायर्स गुड कंडक्टर होते हैं, मेटालिक वायर्स हैं, तो जो बल्ब है वो ग्लो करेगी. लेकिन मान लो यहाँ से मैंने कट कर दिया हो. ठीक है, यहाँ से मैंने एक छोटी सी कट लगा दी हो. ठीक है, अब मैं ये कह रही हूँ कि इस कट को फिल करो किसी भी मटेरियल से, किसी और मटेरियल से. क्या क्या मटेरियल्स हैं आपके पास, तो आप देख सकते हो आपके पास है पीस ऑफ एल्यूमिनियम या आयरन नेल है या सल्फर है, कॉपर वायर है, कोल है, ड्राई वुड है, स्टोन है, इरेजर है और नाइलॉन रोप है. तो अलग अलग टाइम पे आप अलग अलग चीज यहाँ पे लगा कर देखो और फिर ये ऑब्जर्व करो, ये देखो कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स लगाने पर बल्ब जो है ग्लो करता है और कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स लगाने पर ये ग्लो नहीं करता है. ओके, तो ये ऑब्जर्वेशन आपको यहाँ पे लिखनी है. पीस ऑफ एल्यूमिनियम फॉइल के साथ क्या बल्ब ग्लो करेगा? यस, बल्ब विल ग्लो. और अगर बल्ब ग्लो कर रहा है इसका मतलब ये गुड कंडक्टर होगा. ओके, आयरन नेल के साथ भी ये ग्लो करेगा, मतलब ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है. लंप ऑफ सल्फर के साथ ये ग्लो बिल्कुल नहीं करेगा. इसका मतलब जो लंप ऑफ सल्फर है या सिंपली समझो छोटी सी पीस ऑफ सल्फर जो है ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है. दिस इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ओके, यहाँ चलो और जो एग्जाम्पल्स है उन सब का भी मैं डिस्कशन कर लेती हूँ. कॉपर वायर के साथ बल्ब ग्लो करेगा, पीस ऑफ कोल के साथ नहीं करेगा, पीस ऑफ ड्राई वुड के साथ नहीं करेगा, स्टोन के साथ भी नहीं करेगा, इरेजर के साथ भी नहीं और नाइलन के साथ भी नहीं. मतलब यहाँ पे गुड कंडक्टर्स कौन कौन है? यहाँ गुड कंडक्टर्स है एल्यूमिनियम, आयरन और कॉपर. अब ये तीन है क्या? ये नेम तो आपने सुना है. कहाँ सुना है? मेटल्स के एग्जाम्पल पे. वेरी गुड, मतलब ये तीनों के तीनों क्या है? ये है मेटल्स. ओके, चलो आगे बढ़ती हूँ अब मैं. You might have observed that the objects made up of aluminium, iron and copper make the bulb glow. Whereas sulfur, coal, wood, stone, eraser and nylon rope could not make it glow. तो एल्यूमिनियम, आयरन और कॉपर के जो कंटेनर्स हैं, मतलब जो ऑब्जेक्ट्स हैं, वो इस बल्ब को ग्लो करने में हेल्प कर रहे हैं. लेकिन बाकी जो है सल्फर है, कोल, वुड, स्टोन, इरेजर, नाइलॉन, ये सब बल्ब को ग्लो नहीं कर रहे हैं.
Do you see any pattern in the glowing of the bulb when using different materials in activity 4.4? Okay, तो पहले की एक्टिविटी जो हमने किया था उसमें भी हमने कुछ ऐसे एग्जांपल्स लिया था. It is observed that all the materials that make the bulb glow are metals. तो मैंने अभी जस्ट डिस्कशन किया कि ये जो एल्यूमिनियम, आयरन एंड कॉपर है, ये तीनों क्या है, ये मेटल्स हैं. ठीक है, और ये करते क्या है, ये दे मेक द बल्ब ग्लो, ये बल्ब को ग्लो करवाते हैं. ओके, सो मटेरियल्स दैट अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू देम इजीली आर कॉल्ड गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, तो गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होते हैं, ऐसे मटेरियल्स जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने में अलाउ करें. ओके, इन कॉन्ट्रास्ट मटेरियल्स that prevent bulb from glowing by not allowing electricity to pass through them are called poor conductors of electricity. तो poor conductor of electricity क्या है, ऐसे materials जो bulb को glow करना allow नहीं करें, यानी कि अपने अंदर से electricity pass नहीं करने दे. They are poor conductors of electricity. Okay, so now we can understand that plastic covering on the screwdrivers and rubber gloves protects the electrician from electric shock because these materials are poor conductors of electricity. तो अब आपको समझ में आ गया होगा, जो स्क्रू ड्राइवर के कवरिंग होते हैं, प्लास्टिक कवरिंग होती है, या रबर ग्लव्स जो इलेक्ट्रिशियंस पहनते हैं, या प्लास्टिक के सब्सटेंस जो वो हैंडल करते हैं, वो सब के सब क्या है, वो सब के सब है पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ नहीं करते हैं फ्लो करने के लिए. ओके, वी लर्न दैट मेटल्स आर जनरली हार्ड. अब देखो हमने फाइनली क्या क्या पढ़ा मेटल्स के बारे में, काफी इंपॉर्टेंट लाइन है ये. मेटल्स कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं, लश्रस होते हैं, मेलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, एंड गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट होते हैं. वहीं जब आप नॉन मेटल्स की बात करोगे, जैसे कोल एंड सल्फर, तो इन सब की प्रॉपर्टी क्या है, ये हार्ड भी नहीं होते हैं, ये लश्रस भी नहीं होते हैं, मेलिएबल भी नहीं होते हैं, डक्टाइल भी नहीं, और पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं. अब देखो कुछ एक्सेप्शंस भी है जो हम पढ़ने वाले हैं, बट अभी फिलहाल यही पढ़ो कि मेटल्स जो है वो हार्ड, लश्रस, मेलिएबल, डक्टाइल, गुड कंडक्टर्स हैं. नॉन मेटल्स हार्ड नहीं है, लश्रस नहीं है, मेलिएबल भी नहीं है, डक्टाइल भी नहीं है, और गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है. ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में मैं बताने वाली हूँ आपको कि मेटल्स कैसे बिहेव करता है इन प्रेजेंस ऑफ एयर एंड वाटर, यानी कि मेटल्स की रिएक्शन क्या होती है एयर और वाटर के साथ. तो होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो. आप इसे जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल लर्न ओ लैब ऑफिशियल को. थैंक्स फॉर वॉचिंग.